Chalo, so starting with analytical chemistry of AS. Now, why am I insisting AS? क्योंकि A2 में भी analytical chemistry है, but whatever you learn in AS, ये याद रखो A2 के अंदर भी यूजफुल होगी। A2 के क्वेश्चंस के अंदर भी ये बहुत ज्यादा आती है, तो ये सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि सेकंड ईयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1। नंबर 2, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, बिकॉज आप लोगों की एक आदत होती है, अच्छी आदत है, बुरी तो नहीं है, कि आप डिफरेंट सोर्सेज से जाके कंसल्ट कर देंगे किसी टॉपिक को। बट देखो, जब भी आप किसी सोर्सेज पे जाएंगे ना, तो वो सिलेबस स्पेसिफिक जब नहीं होती है। सर आप यूट्यूब की वीडियोस खोल लेते हैं तो लेते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपको वो चीजें भी दिखाने लगता है जिसको स्टडी करने की आपको जरूरत नहीं है। भाई ये जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है ना, ये बेसिकली ये एक पूरी ब्रांच है केमिस्ट्री की, पहले बता चुका हूँ। इसको एनालिटिकल कहते हैं। एनालिटिकल के अंदर इसमें एनालाइज करते हैं आप चीजों को। सर ये पूरे मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, जिसको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि वो कैसे ऑपरेट करती है। हमारे सिलेबस में सिर्फ लिखा हुआ है, देखो पॉइंट क्या, एनालाइज एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। एनालाइज द स्पेक्ट्रम का मतलब है उसका जो रिजल्ट है ना, उसको एनालाइज करना है। वो कैसे बना, उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई, हमने क्या किया, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो आप लोग जब कभी यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखें ना, तो प्लीज मेक श्योर उस चीज में, अच्छा वैसे अगर नॉलेज के लिए या अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए या सीखने का शौक है तो जरूर देखें, बट वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में जो हेल्प करेगा सारा ये मेरी, आप बस इस लेक्चर को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे इसके। ठीक है। अच्छा, हालांकि मैं भी कुछ बैकग्राउंड दे ही देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी तो डेवलप हो। उसके अंदर से आप लोगों को शायद वो बैकग्राउंड की भी इतनी जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट सवालों पे भी मैं जा सकता था, लेकिन एक बैकग्राउंड होना जरूरी है। चलो, अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली करते कैसे हैं। देखो, हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है फंक्शनल ग्रुप्स ढूंढना। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, आपको या तो वो कंपाउंड दे देंगे, उसका स्पेक्ट्रम बना के दे देंगे और कहेंगे बताओ कि इसके अंदर किस फंक्शनल ग्रुप का कौन सा जो है ना वो पार्ट है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब ग्राफ, आसान लफ्जों में ग्राफ। इसके पीक्स होते हैं, इनको स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम एक सीक्वेंस होता है, तो आपको स्पेक्ट्रम से पता लगाना होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप की कौन सी पीक है। या फिर कभी कभार वो ऐसे दे देते हैं कि वो आप लोगों को स्पेक्ट्रम दे देते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो की पॉइंट क्या है, आपको फंक्शनल ग्रुप ढूंढने हैं। ठीक है, इसके ग्राफ को देख के, इसके स्पेक्ट्रम को देख के। अच्छा, अब ये इसका पीछे बैकग्राउंड है भाई, ये क्या ताल्लुक इंफ्रारेड का फंक्शनल ग्रुप से, आप कहेंगे सर को रिलेशनशिप ही नहीं समझ में आ रहा। ताल्लुक ये है कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये जो एटम्स होते हैं ना, और एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स होते हैं, हर बॉन्ड की एक खासियत ये है कि वो एक पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी स्पेसिफिकली किसकी, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबको पता है ना ये। अच्छा, जब इंफ्रारेड रेडिएशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर गिरती है ना, तो मजे की बात, ये इंटरेस्टिंग थियरी ये है कि हर बॉन्ड एक अलग रेंज की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। अच्छा, सब फिजिक्स पढ़ते हो, तुमको पता है ना इंफ्रारेड की एक रेंज है वेवलेंथ की। तो उस रेंज के अंदर, यानी मिसाल ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूं, सपोज करो उसकी रेंज है 1 to 20, वेवलेंथ की रेंज है। तो कोई बॉन्ड ऐसा होगा जो कि 0 से 2 की रेंज में फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा। कोई बॉन्ड ऐसा होगा जो 2 से लेके 4 की रेंज को एब्जॉर्ब करेगा। कोई बॉन्ड ऐसा होगा जो 3.5 से लेके 4.5 तक एब्जॉर्ब करेगा। तो की पॉइंट ये है, ये सबसे पहला पॉइंट, कि every bond or functional group absorb a certain electromagnetic radiation. Most of these absorb infrared. ठीक है, ज्यादातर इनमें से इंफ्रारेड एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन, बट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स या वेव नंबर्स। अच्छा, वेवलेंथ और वेव नंबर्स में क्या फर्क होता है अभी बताता हूं। We use these wave numbers to identify a bond or a functional group. ठीक है, the wave numbers of bonds of functional group are given in the data booklet. अभी मैं आपको डाटा बुकलेट दिखाता हूँ। अच्छा, बट ऑफ, इसके अंदर मैं थोड़ा सा एडिशन कर दूं, रेडिएशन बट ऑफ डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ्स, डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ्स, रेंज ऑफ
वेवलेंथ्स और वेव नंबर्स। ठीक है, रेंज देखना जरूरी है। चलो, अब आपका सवाल ये है, अच्छा अभी ये मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि ऐसा क्यों करते हैं, अब ये क्यों इज नॉट आर पार्ट ऑफ अ कोर्स। ठीक है, ये फिजिक्स के अंदर आप सेकंड ईयर में जब क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो क्वांटम में आपको पढ़ाया जाएगा। A2 के अंदर क्वांटम फिजिक्स है, तो तुम उसमें जाके पढ़ोगे। अभी फिलहाल सर ये है डाटा बुक। ठीक है, ये डाटा बुकलेट आपको एग्जाम में जब इसका सवाल आएगा, ये आपको टेबल गिवन होगा, क्वेश्चन के साथ ही गिवन होगा। मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, तुम लोगों को डाटा बुक नहीं मिलेगी। ठीक है, तुम लोगों को ये क्वेश्चन के साथ टेबल देंगे। अब देखो मैं तुम्हें समझा, अच्छा वेव नंबर, हाँ मैं बताता हूँ वेव नंबर्स और वेवलेंथ में क्या फर्क होता है। बेटा वेव नंबर्स जो है ना, वो वेवलेंथ से कैलकुलेट हो जाते हैं। लाइक ऐसे है कि मैं अगर कहता हूँ वेवलेंथ है 2 मीटर्स की, और 10 मीटर का डिस्टेंस वेव ने ट्रेवल किया, तो हाउ मेनी वेव नंबर्स या हाउ मेनी वेव्स, 5। बस वेव नंबर्स जो होता है ना, वो वेवलेंथ से ही डिटरमिन आते हैं। अभी केमिस्ट्री का एग्जामिनर तुमसे नहीं पूछेगा वेव नंबर्स कैसे निकलते हैं। ठीक है, हमें जो करना है ना, वो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखो डाटा बुकलेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, अल्कोहल्स, याद है ना हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी के अंदर बेटा, हाइड्रोक्सी के अंदर ये O और H का बॉन्ड होता है ना, तो इसका जो CO का जो बॉन्ड है ना, वो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन इन द रेंज ऑफ 1040 टू 1300। वो इस रेंज में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अल्कोहल का जो OH होता है, वो किस रेंज में एब्जॉर्ब करता है, देखो सबसे नीचे लिखा हुआ OH हाइड्रोक्सी, नजर आ रहा है, OH ऑफ हाइड्रोक्सी। ये किस रेंज में एब्जॉर्ब करता है, 3200 से लेकर 3600। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिल लिखा हुआ है इसके अंदर, तो कार्बोक्सिल एसिड के अंदर एक तुम्हारे पास ये हो गया ना, तो इसका जो C डबल बॉन्ड O है कार्बोक्सिलिक एसिड का, देख रहे हो ये कार्बोक्सिल, इसका जो C डबल बॉन्ड O है, वो किस रेंज में, वो इस रेंज के अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसीज को, वेवलेंथ को, वेव नंबर्स को एब्जॉर्ब करता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है, वो देखो कार्बोक्सिल का OH, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब करता है। समझ में आया? पहला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जरा मुझे एक दफा वापस रीइंफोर्स करो, मैंने क्या सिखाया कि जो भी बॉन्ड्स होते हैं ना, हर बॉन्ड, और ये बॉन्ड आमतौर पे ना भी हमारे, आप देखें ज्यादातर जो बॉन्ड्स है वो फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड्स है। यहाँ पे हर बॉन्ड जो है ना, वो एक पर्टिकुलर रेंज को एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज की। उस रेंज को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो बॉन्ड कौन सा है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, डाटा बुकलेट में हर बॉन्ड की, हर फंक्शनल ग्रुप की जो है ना, वो रेंजेस गिवन है। उस रेंजेस को यूज करके यू कैन आइडेंटिफाई कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दिखता कैसा है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप, इसका जो रिजल्ट है देखो, इसका जो अभी फिलहाल ग्राफ है ना, ये ऐसे दिखते हैं। अब ये किस चीज का है मैं आपको बताता हूँ, अभी पास के दो सवाल भी आपको कराता हूँ। इसका जो स्पेक्ट्रम है ना, वो ऐसा दिखता है जैसा ये रहा, एक कंपाउंड का स्पेक्ट्रम है। अभी समझाता हूँ इसके अंदर क्या है। बेटा इसकी जो पीक्स होती है ना, इनको पीक्स कहते हैं, ये जो पीक्स हैं, इसकी जो पीक्स होती हैं इनको कहते हैं ट्रफ्स। दे आर कॉल्ड ट्रफ्स। क्यों कहते हैं ट्रफ? उल्टी है। देखो आमतौर पे जीरो जो है वो नीचे होता है ना, इसका वाई एक्सेस का जीरो देखो किधर है, वाई एक्सेस का जीरो देखो कहां है, ऊपर, ये ऊपर है, यहां जीरो है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे आती हैं। अच्छा इसको ऐसा क्यों है, ये क्या इंडिकेट करती हैं, ये इंडिकेट करती हैं एब्जॉर्बेंस। देखो इसका क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्बेंस परसेंटेज। एब्जॉर्बेंस का मतलब होता है वो कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। सपोज कीजिए तुमने अगर उसके ऊपर रेडिएशन डाली और वो 90% एब्जॉर्ब करता है, तो सर ये एब्जॉर्बेंस आ जाएगी, वो कितने परसेंट एब्जॉर्ब करता है, वो यहाँ से निकल आएगी, इतने परसेंट वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो जो ज्यादा डीप गई हुई है ना पीक्स, जिनको हम कहते हैं डीप ट्रफ, स्ट्रॉन्ग पीक, इनको केमिस्ट्री की लाइन में कहते हैं द स्ट्रॉन्ग पीक्स। लाइक ये एक स्ट्रॉन्ग पीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग पीक है। ये स्ट्रॉन्ग पीक्स जो होती हैं, ये इसलिए इतनी बड़ी हैं क्योंकि ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती हैं। तो जितने एब्जॉर्बेंस ज्यादा होती है ना, ट्रफ का साइज उतना बड़ा होता है। फिर आप देखें कुछ छोटी छोटी पीक्स हैं, ये वाली पीक्स हैं, ये वाली, इनकी एब्जॉर्बेंस बहुत वीक है। और इसकी मेजर वजह यह है कि ये ना इम्प्योरिटीज हैं, ये कंपाउंड, ये जो छोटी 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 पीक्स होते हैं, इनको तो हम देखते भी नहीं है। क्यों नहीं देखते? क्योंकि ये इसके अंदर ये बहुत कम क्वांटिटी के अंदर है, ये बहुत कम एब्जॉर्ब कर रही है, और कम क्वांटिटी में आमतौर पे ना मेन कंपाउंड नहीं होता। तो ये बहुत सारी पीक्स ऐसी हैं जो कि बैकग्राउंड पीक्स कहलाती हैं। बैकग्राउंड का मतलब ऑफ इम्प्योरिटीज, ऑफ थिंग्स जो कि उस कंपाउंड का पार्ट नहीं है। यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। अच्छा एक और बात भी देखो,
हर स्पेक्ट्रम में तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, 1500, ये जो 1500 वैल्यू है ना, 1500, ये 1500, 1500 से पहले पहले ना ये स्पेक्ट्रम बहुत गिचमिच होगा, बीच में पीक्स बहुत करीब 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 होंगी। 1500 के बाद ना ये स्पेक्ट्रम जरा खुल जाता है, आपको क्लैरिटी से पीक सेपरेटेड पीक्स नजर आएंगी। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन का मतलब 1500 से पहले का रीजन, 1500 से पहले का रीजन जो होता है ना, फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। हर एक के अंदर देखो 1500 जो है ना, उससे जो पहले पहले की पीक्स होंगी ना, बहुत गिच पिच होती है, नजर आ रहा है। 1500 के बाद का जो स्पेक्ट्रम है ना, वो जरा ओपन होता है। अच्छा, फिंगरप्रिंट नाम क्यों रखा गया है? बिकॉज ये फिंगरप्रिंट्स की तरह ना कॉम्प्लेक्स होती हैं बिल्कुल। या ऐसे है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना फिंगरप्रिंट लगाऊं, ठीक है, और मैं इससे कहूं तुम अपना फिंगरप्रिंट लगाओ, और इससे कहूं इसको बताओ किसका फिंगरप्रिंट किसका है, कहेगा सर इतना एक जैसे ही लग रहा है, मैं कैसे बता दूं देख के। मैं कहूँ नहीं, मेरा अंगूठा देखो और मेरा फिंगरप्रिंट देखो और बता दो कि मेरा कौन सा है। मैं दिखा तो रहा हूँ अपना अंगूठा और वो भी दिखा रहा है, वो कहोगे सर ऐसे नहीं पता चलेगा, बहुत केयरफुली एनालाइज करना पड़ेगा इसको। तो ये इसलिए फिंगरप्रिंट कहलाते हैं कि मेजॉरिटी कंपाउंड्स का रीजन एक जैसा होता है। देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, द पीक्स बिफोर 1500 आर कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीजन एंड आर आइडेंटिकल फॉर मोस्ट कंपाउंड्स। सो हमारे काम की पीक्स कौन सी होती हैं? सो यूजुअली हम कहते हैं, हमेशा नहीं बट यूजुअली, सो ओनली पीक्स बियॉन्ड 1500 आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई बॉन्ड्स। 1500 से पहले आप अगर डाटा बुक भी देखें ना, सिर्फ एक ही पीक है जो 1500 से पहले आपको नजर आएगी, वो सिर्फ हाइड्रोक्सी और एस्टर ही की है, बाकी सब देखो 1500 से आगे। ठीक है, सो यही आपको इस रीजन में नजर आती है 1500 में, बाकी तो सारी पीक्स इससे आगे ही होती है। और इनका भी हमें अभी देखेगा पता चल ही जाता है, इतनी बड़ी पीक होती है कि अलग से नजर आ जाती है इस रीजन में। पहले आप लोगों को ये समझ में आ गया इसकी शक्लें कैसी होती हैं। अभी मैं आता हूँ इसके क्वेश्चंस पे भी आता हूँ, आपको सिखाता हूँ। चलो अब देखो, अब एक सवाल है, हम इसको साथ सॉल्व करते हैं डाटा बुकलेट की मदद से। एक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O3। इसका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया उन्होंने, स्पेक्ट्रम नहीं दिखाया हुआ, उसने कहा भाई यूज डाटा बुकलेट एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड एंड द फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शंस। ठीक है, आपको उसने बताया हुआ है कि भाई इसकी एक पीक बनेगी 3350 पे, एक पीक बनेगी 2680 पे, एक पीक बनेगी 1725 पे। ठीक है, अच्छा ये उन्होंने अपीयरेंस ऑफ पीक दे दिया है, ये हेल्प के लिए दिया है। एक जमाने में 2019 से लेके 21 तक की जो डाटा बुकलेट होती थी ना, उसके अंदर अपीयरेंस ऑफ पीक भी हमारे सिलेबस में होता था। मैं आपको बल्कि दिखाई देता हूँ, क्योंकि आप अक्सर क्वेश्चन में देखेंगे ना और आप कहेंगे सर आपने तो हमें अपीयरेंस ऑफ द पीक का कुछ बताया ही नहीं। मैं क्यों नहीं बता रहा, आपको बताता हूँ। जो 2019 तक की बुकलेट है ना, मैं आपको ये वाली, हाँ ये पुरानी नहीं, ये तो नई वाली है, एक सेकेंड, ये मिल गई मुझे, या अच्छा सामने थी। देखो भाई, ये जरा ऊपर पढ़ो, कोने पे क्या लिखा हुआ है, ये कौन से सिलेबस तक की है? एग्जामिनेशन 19, 20 एंड 21, 21 तक की जो थी ना, उसके अंदर तुम ये फर्क देख रहे हो, उसकी डाटा बुक ये थी। फर्क समझ में आ रहा है? उसके अंदर ये वाला कॉलम एडिशनल है, देख रहे हो, एब्जॉर्प्शन रेंज, और आखिरी कॉलम है अपीयरेंस ऑफ द पीक। ये अपीयरेंस ऑफ द पीक कॉलम इन्होंने हमारी बुकलेट से हटा दिया है, जो आपको अब आप इस्तेमाल करेंगे 2024 में, उसके अंदर ये वाला कॉलम नहीं है। ठीक है, और वैसे सही हटा दिया, ये बड़ा कंफ्यूजिंग कॉलम था। ये एस इसमें स्ट्रॉन्ग होती थी, डब्ल्यू वीक होती थी, कॉन्जुगेटेड का था कंबाइंड। इन्होंने 2022 से ऑनवर्ड्स हमें कहा कि भाई इसको हटा दो। तो आपकी जो डाटा बुक है मैं दिखा देता हूँ, उसके अंदर इस तरह का कोई रीजन नहीं है। ये आप लोगों को डाटा बुक यूज करनी पड़ेगी, इसमें अपीयरेंस ऑफ पीक नहीं है। तो अब जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें अपीयरेंस ऑफ पीक का सवाल नहीं आता। ठीक है, बहरहाल, लेकिन अच्छा हेल्प हो जाती है अपीयरेंस ऑफ पीक से। अच्छा चलो बहरहाल, तो अभी फिलहाल हम ये अज्यूम करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे कि ये वाला कॉलम, अपीयरेंस ऑफ द पीक वाला कॉलम, हमें दिया ही नहीं जाएगा। तो हम ये अज्यूम करेंगे हमारे पास होगा ही नहीं एग्जाम। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो, एक होता है चल पढ़ना, बस ऐसे ही तुक्का, बच्चा कहता है बस सर डाटा बुकलेट खोले और शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस बिफोर यू स्टार्ट करने का तरीका ये है कि पहले सोचो कि तुमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से कंपाउंड्स पढ़े हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन है ना हमारे कंपाउंड में, कौन से कंपाउंड पढ़े हैं याद दिलाओ? एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, कार्बोनाइल। ठीक है, कार्बोनाइल। अच्छा, कार्बोनाइल में कितना ऑक्सीजन होता है मॉलिक्यूल में? एक होता है। एल्कोहल में एक होता है, OH। कार्बोक्सिलिक में, एस्टर में दो होते हैं, COO।
अल्कोहल का OH एक, कार्बोनाइल का C डबल बॉन्ड O एक, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH दो, एस्टर के अंदर COO दो। लेकिन मेरे कंपाउंड में कितने? 3 ऑक्सीजन है। मेरा जो क्वेश्चन में कंपाउंड के बिना उसमें 3 है। सर अब ये 3 ऑक्सीजन जो है ये या तो 3 OH है, या 3 C डबल बॉन्ड है, या एक OH है और एक COOH है, या एक OH है और एक COO है एस्टर का, ठीक है, या 2 COO है। बट ये बात तो तय है कि एक OH एक फंक्शनल ग्रुप तो नहीं हो सकता, यानी ऑक्सीजन के एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बट है इन चारों में से कोई एक। तो मेरा फोकस जो है ना अब उनसे हट जाएगा जो फंक्शनल ग्रुप हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखते हैं कौन से नहीं हो सकते। हम डाटा बुकलेट खोलते हैं, देखते हैं। सर पहली पी कितने पे? 3350 पे। ठीक है, जाए डाटा बुकलेट पे। पहले तो नैरो डाउन कर लीजिए कि कौन सी इस रेंज में लाए कर रही है। देखो डाटा बुकलेट और बताओ कौन सी फंक्शनल ग्रुप की पीक इस रेंज में लाए कर रही है। कोई एक बोले। एक तो हाइड्रोक्सी की लाए कर रही है, हमें नजर आ रहा है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का अल्कोहल OH की में लाए कर रही है। और कोई? और ये इधर भी लाए कर रही है, अमाइन और अमाइड की भी लाए कर रही है। और तो कोई ऐसी पीक नहीं है ना जो इस रेंज में लाया कर रही हो। तो जरा जोर से अगर आप हाँ या ना कर देंगे ना तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। और तो कोई भी ऐसा नहीं आ रहा है ना जिसके अंदर ये रेंज, ये वाले वैल्यू लाया करो। वैल्यू क्या थी? 3350। तो या तो वो इस रेंज में या इस रेंज। सर अब इनमें से एक तो हो ही नहीं सकता, ये अमाइन या अमाइड नहीं हो सकता। कैसे पता मुझे? क्योंकि अमाइन और अमाइड के लिए यू शुड हैव नाइट्रोजन इन योर ब्रेथ। तो नाइट्रोजन कहां से आया? है ही नहीं कंपाउंड में, फॉर्मूला ही उसके अंदर नाइट्रोजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सर ये पीक तो गई। तो द ओनली ऑप्शन दैट यू आर लेफ्ट विद इज हाइड्रोक्सी। तो ये पहले वाली पीक किसकी हुई? आपने इसका देखो आंसर कैसे लिखते हैं। आप इसका आंसर लिखते हैं इट्स इधर आ जाए तो हम कहेंगे ये नहीं है ना, तो इसको हम कह देंगे अच्छा ये नॉट इन 2000 एंड सिलेबस फॉर 22 ऑनवर्ड्स। ठीक है सर, ये किसकी है? टाइप देखो इसको ऐसे लिखते हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड इज OH, और इसको लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। अल्कोहल लिख लो या हाइड्रोक्सी लिख लो, दोनों अलाउड। आया समझ में? पक्का? सर अब बाकी दो आप ढूंढ के बताएंगे मुझे। एक है 2680 पे पीक और एक है 1725 पे पीक। ठीक है बताइए 2680 वाली पीक किसकी होगी और 17 क्या थी? 17 2680 पे थी और 17 कितना था? 25 पे। तो बताइए इसकी पीक कौन कौन सी? कार्बोक्सिलिक होगा और कार्बोक्सिलिक का क्या कौन सी? ट्वेंटी सिक्स है, 26 है भाई, सॉरी 2680 है, 2680। दोनों ढूंढ के बताएं, दोनों बताएं फिर कंफर्म बता दे सर ये दूसरी भी किसकी, इसकी है इसकी है। अब इतनी देर लगा रहे हो भाई, इतनी देर के अंदर तो पता नहीं क्या क्या जंगे जो है ना वो खत्म हो जाती हैं। सर पहले तो 2680 को ढूंढने किस रेंज में लाया कर रहा है, बताइए 2680 किस रेंज में लाया कर रहा है? 2680 मुझे इस रेंज में लाए करता हुआ नजर आ रहा है जो कार्बोक्सिल का OH है। और कोई 2680 किसी रेंज में लाया कर रहा है? ढूंढो। सर लाया नहीं कर रहा ना, एक ही है ना रेंज जिसके अंदर वो लाया कर रहा है। तो इसका मतलब है इसके अंदर OH किसका है? OH इट कंटेन्स OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तुम्हारा क्या ख्याल है, कार्बोक्सिलिक एसिड में खाली OH होगा? सर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके अंदर C डबल बॉन्ड भी तो होगा ना। ये कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें खाली OH है? तो अब आप फौरन जाएंगे, जब आपको OH मिल गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये ऐसा है कि लाश की टांग मिल गई ना, तो उसका मतलब हाथ भी यहीं कहीं होंगे, तब आप उसे हाथ ढूंढ लेंगे। तो आप कहेंगे भाई खुदा ना खासा अल्लाह ना करे इसकी लाश हमें उसकी टांग मिल गई है, तो अब हम जो जितने भी फोरेंसिक एक्सपर्ट होंगे वो कहेंगे बेटा आप इसका हाथ ढूंढो या सर ढूंढो। तो सर अगर हमें टांग मिल गई है, उसकी OH मिल गया है, तो भाई आप दूसरा ढूंढ लेंगे, C डबल बॉन्ड हो
सी डबल बॉन्ड ओ जो कार्बोक्सिल का है वो है, उसकी रेंज क्या है, 1670 से 1740 है इस रेंज में पीक। सर कंफर्म हो गया कि इसका मतलब है कि ये कार्बोक्सिलिक था, क्योंकि कार्बोक्सिलिक के दोनों टुकड़े मिल गए, सी डबल बॉन्ड ओ भी मिल गया और ओ एच भी मिल गई। तो इसका मतलब है जो सेकंड है वो है, इसका आंसर देखो अब क्या है। तो इसका आंसर आप ऐसे करेंगे कि इसका जो 2680 पे है वो ओ एच ऑफ कार्बोक्सिलिक, और जो दूसरा है वो सी डबल बॉन्ड ओ ऑफ कार्बोक्सिलिक। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब मैं तुमसे ये जानना चाह रहा हूं, आई एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन हियर, कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि होती है लोगों को, मैं बता रहा हूँ, तो एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन जी। नहीं, हाँ मतलब देखें, आपकी बात ठीक है सर। देखें एस्टर में भी तीन होते हैं, एस्टर में सीओओ होता है, सीओ होता है, तो इसमें भी सीओएच है, इसमें भी सीओएच है ना, लेकिन उसमें ओएच नहीं होता ना। किसमें? हाँ ओएच नहीं होता उसमें, लेकिन तीनों तो होते हैं ना उसमें भी, तीनों तो उसमें भी होते हैं। तो अगर देखें ये भी तो हो सकता था ना एस्टर। देखें मैं आपको समझाता हूँ। अब लोग कहते हैं, आपका सवाल है, वो कहते हैं सर ये एस्टर क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं हो सकता एस्टर। सर एस्टर क्यों कहते हैं लोग, कहते हैं सर आप ये कह रहे हैं कार्बोक्सिल का है, तो ये एस्टर की रेंज में भी तो आ रहा है, ये कार्बोनाइल की रेंज में भी तो आ रहा है, तो आपने कार्बोनाइल क्यों नहीं लिखा, ये एस्टर क्यों नहीं लिखा? अच्छा पहली बात भाई, सबसे पहली बात, अगर ये एस्टर होता, पहले एस्टर को एलिमिनेट करते हैं, तो एस्टर में दूसरी जो पीक है वो OH की नहीं होती ना। एस्टर के अंदर जो दूसरी पीक होती वो इस रेंज में लाया करती, क्योंकि एस्टर के अंदर दोनों ही आएंगे ना। ये थोड़ी हो सकती है कि सी डबल बॉन्ड ओ हो और सी ओ ना हो, लेकिन ऐसा तो कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, इसके अंदर इस रेंज में पीक नहीं थी, तो ये एस्टर तो हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरी बात, आसान बात, आप कहेंगे आप सर ये कार्बोनाइल क्यों नहीं है, कार्बोक्सिल क्यों? भाई कार्बोक्सिल इसलिए है क्योंकि उसका OH भी तो है ना कार्बोक्सिल का। तो अगर कार्बोक्सिल का OH मिल गया है तो इसका मतलब है कि लाजमी कार्बोक्सिलिक एसिड खाली OH के साथ तो नहीं होगा, उसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ होगा ना। तो OH ने मुझे कंफर्म कर दिया कि भाई कार्बोक्सिलिक तो है इसके अंदर, जो कि पीक आ रही थी उसकी 17 समथिंग पे ना, उस सॉरी 2680 वाली जो पीक थी। तो सर हमें कार्बोक्सिल का OH मिल गया ना, तो फिर हम फौरन उसका सी डबल बॉन्ड ओ ढूंढेंगे। तो अगर OH है तो खाली OH तो नहीं हो सकता ना, तो उसका सी डबल बॉन्ड ओ जो मुझे मिल गया तो जाहिर है वो कार्बोक्सिल का होगा ना, वो कार्बोनाइल का तो नहीं होगा। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से मुझे कंफर्म होता है कि ये कार्बोक्सिल है ये। और एस्टर क्यों नहीं है? क्योंकि एस्टर के अंदर ये वाली पीक ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर ये क्वेश्चन चेंज कर देता मैं, मिसाल के तौर पे ये इधर जो है ना 2680 की जगह मिसाल के तौर पे ये वैल्यू हो जाती 1050। ठीक है, तो फिर ये एस्टर होता। कैसे? 1050 किस रेंज में लाया कर रहा है? 1050 रेंज में लाया कर रहा है एस्टर की और इसकी। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ यार एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। और फिर दूसरी आपके पास होती ये 1725, तो 1725 दूसरी रेंज में लाया कर एस्टर की। ठीक है, ये इधर, तो फिर हम कहते थे हाँ यार ये एस्टर हो सकता है। यू अंडरस्टैंड? तो आपको पीक के डिफरेंस से पता चल जाएगा कि कौन सी पीक किसकी है। सबको अब क्लियर हो गया कि एस्टर क्यों नहीं था, कार्बोक्सिलिक क्यों था? पक्का? चलो अब आओ आगे। सर मैंने पूरा थिंकिंग प्रोसेस जो मैंने सोचा है ना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, मैंने पूरा यहाँ लिख दिया है, पढ़ लें आप एक दफा। लुक एट द एलिमेंट्स प्रेजेंट, लुक एट द रेंज इन विच द गिवन वैल्यू फॉल्स। Example, given value is 3350 which falls in amine, amide and in the range of OH of hydroxy. It cannot be amine or amide because there are no nitrogen in compound, so it is OH of alcohol. ठीक है, क्योंकि बाद में तुम लोग भूल जाओगे मैंने क्लास में क्या तकरीर की थी, इसलिए मैंने हर चीज लिख दी है। The peak at 1680 is in the region of OH of carboxylic. ठीक है, and the peak at 1725 is in the region of C double bond O of carboxylic. ठीक है, so both peaks confirm that there is a carboxylic function. ठीक हो गया, समझ में आ गया? चलो अब सर ये दो स्पेक्ट्रम है, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। स्पेक्ट्रम ऐसे दिखते हैं, अभी मैंने आपको दर्ज दिया था। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, IR इंफ्रारेड का शॉर्ट फॉर्म होता है, इज हैज इन्वर्टेड पीक्स और ट्रफ्स। ईच पीक और ट्रफ कॉरेस्पॉन्ड टू द इंफ्रारेड वेव नंबर्स एब्जॉर्ब। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया इनकी जो डेप्थ है वो आपको क्या बताती है, डेप्थ ऑफ द पीक क्या बताती है? द एब्जॉर्बेंस नोट,
ठीक है। अच्छा ये मैंने आपको बता दिया, द पीक्स बिफोर 1500 आर कॉल्ड फिंगरप्रिंट, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और इनको आमतौर पे हम यूज नहीं करते। चलो अब तुम लोगों को मैं तुमसे, आई होप आपने आंसर देखा नहीं, इनमें से एक स्पेक्ट्रम प्रोपेनॉन का है और एक स्पेक्ट्रम प्रोपेनॉल का है। इनमें से एक प्रोपेनॉन का है, बेटे तुम घर जाके नींद पूरी कर लेना, अभी मेरी सुन लो। एक प्रोपेनल का है, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल, और एक प्रोपेनॉन का है, प्रोपेनॉन का है। आपको बताना है कि कौन सा प्रोपेनल का है और कौन सा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन का और प्रोपेनॉल का कौन सा। ठीक है, एक, चलिए ए और बी। सर पहले तो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है, द फंक्शनल ग्रुप। तो जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ रीजन के अंदर पीक आएगी वो प्रोपेनॉन होगा, क्योंकि प्रोपेनॉन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल, प्रोपेनॉन का क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और प्रोपेनल का क्या होता है, अगर प्रोपन 1 है या 2 है हमें नहीं पता, लेकिन CH3 CH2 CH2OH। ठीक है ना सर। तो एक्चुअली जिसके अंदर हाइड्रोक्सी की पीक मिल जाएगी, अच्छा हाइड्रोक्सी की पीक ढूंढना सबसे आसान है, अल्कोहल वाला जो OH है ना वो ढूंढना सबसे आसान है, उसकी रेंज ही अलग निकलती है। तो आप जरा देखते हैं, इधर वापस जाते हैं जरा डाटा बुकलेट पे, डाटा बुकलेट को थोड़ा सा जरा गौर करते हैं। तो आप डाटा बुक में देखिए कार्बोनाइल किस रेंज में लाया करता है, कार्बोनाइल 1670 से लेके 1740, और हाइड्रोक्सी इस रेंज में लाया करता है। ठीक है, आ रहा है। मैं इन दो पीक्स को सबसे पहले ढूंढूंगा, अगर जिनमें मुझे ये दो पीक्स मिल जाते हैं ना तो मेरा काम जो है ना वो मोरलेस हो जाता है। सर ढूंढते हैं, जरा जाते हैं स्पेक्ट्रम पे वापस। देखो बताओ देख के यार, ये वाली जो पीक है ये 3000 से ऊपर ही है ना, तकरीबन 3400 पे है सर, ये OH की है ना, क्योंकि दूसरे वाले स्पेक्ट्रम में तो इसके आगे कोई पीक ही नहीं है ना। आप देखें 3000 के आगे तो कोई पीक ही नहीं। अच्छा इस वाली पीक को काउंट मत करना, ये वाली छोटी छोटी इसको इग्नोर करते हैं, ये बैकग्राउंड पीक्स होती हैं। आप बड़ी पीक्स को देखते हैं, ठीक है, इतनी छोटी छोटी पीक्स जो है ना, बहुत छोटी पीक्स हो तो वो तो इम्प्योरिटीज की होती है, बैकग्राउंड पीक्स होती हैं। तो सर उसके अंदर तो आ ही नहीं रहा ना, इनफैक्ट उसके अंदर ये वाली पीक आ रही है, इसकी वैल्यू देखो, वही है जो कार्बोनाइल में लाया करती है, अराउंड कोई 17 समथिंग है ना। तो ये सर कार्बोनाइल की पीक है। ठीक है, और ये किसकी पीक है इसके अंदर, OH की पीक, ये किसकी है, अल्कोहल के OH की। तो इस तरह से मैंने स्पेक्ट्रम्स देख के आइडेंटिफाई कर लिया मैंने। आप देखें ना उसके अंदर तो 3000 से ऊपर पीक ही नहीं है, तो 3000 से ऊपर अगर इसके अंदर पीक ही नहीं है 3100 200, तो इसका मतलब अल्कोहल तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अल्कोहल की तो रेंज ही स्टार्ट हो रही है 3200 से लेके 3600 तक। तो वो सेकंड वाले में मुझे वो ग्राफ नजर आ रहा है, फर्स्ट वाले में तो मुझे वो ग्राफ नजर आ ही नहीं रहा है। आया समझ मैंने कैसे फिगर आउट किया। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम जो ए है वो प्रोपेनॉन का है, और स्पेक्ट्रम जी अच्छा प्रोपन टू ऑल की या वन ऑल की, वो तो फंक्शनल ग्रुप तो वही होगा ना, वन ऑल या टू ऑल से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, OH तो वहां पर भी होगा। क्लियर हुआ, पक्का। अच्छा अभी आप लोगों से सवाल करवाऊंगा, फिक्र ना करें, अभी ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। अच्छा गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, हर पीक को आप नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, आप हर पीक को ढूंढने, सिर्फ जो 1500 के बाद की बड़ी पीक्स है ना, मेजर पीक्स हैं, आप उनको उन पे गौर करना है। चले जरा आपको देते हैं एक सवाल, एक पास पेपर का सवाल है, इसका मैंने पहला पार्ट आपके लिए सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो इन्होंने हमें कंपाउंड W दिया हुआ है और प्रोपोनाइक एसिड से W बन रहा है, हमने ऑर्गेनिक पढ़ ली है, तुम मुझे बताओगे ये W क्या होगा। रिडक्शन हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन होती है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। सर कीटोन कहां से बना रहे हो, प्राइमरी अल्कोहल बनता है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, याद आ रहा है, LiLH4, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब देखें इसका सवाल कैसे आया हुआ है, उसने हमें क्वेश्चन में स्पेक्ट्रम बना के दिया हुआ है,
और उसने बताया हुआ है कि ये प्रोपोनाइक एसिड का है। क्वेश्चन मैं अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन तुम्हें। उसने तुम्हें स्पेक्ट्रम दिया हुआ और कहा हुआ है प्रोपोनाइक एसिड का, तुमसे पूछा है कि ये कैसे डिफरेंट होगा W के स्पेक्ट्रम से, यानी प्राइमरी अल्कोहल के स्पेक्ट्रम से। ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन। तो देखिए सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये सवाल है, द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोपोनाइक एसिड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन टू इज शोन, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ W एंड दैट ऑफ प्रोपोनाइक एसिड। ठीक है, ये सवाल है। तो इसका आंसर कैसे करना है, मैंने इसके अंदर सैंपल आंसर्स लिखे हुए हैं ताकि तुम लोगों को अंदाजा हो जाए कि किस तरीके से करना है। देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो अगर ये प्रोपोनाइक एसिड है तो इसके अंदर OH ऑफ कार्बोक्सिल एंड C डबल बॉन्ड O ऑफ कार्बोक्सिल होगा। ठीक है, मैं जरा जाके डाटा बुकलेट पे देखता हूं। तो C डबल बॉन्ड O ऑफ कार्बोक्सिल लाइज इन अ रेंज ऑफ 1670 से लेके 1740 एंड OH ऑफ कार्बोक्सिल लाइज इन अ रेंज ऑफ 2500 टू 3000। तो मैं अपने स्पेक्ट्रम पे जाके देखता हूँ, ये दो पीक्स मुझे मिल गई। सर ये वाली पीक आपको नजर आ रही है, ये वाली द पीक, ये 3000 के करीब करीब जो पीक है वो उसी रेंज में है। तो हम कहेंगे दिस इज द पीक ऑफ OH ऑफ प्रोपोनाइक एसिड, और ये वाली जो रेंज है दिस इज द पीक ऑफ C डबल बॉन्ड ऑफ प्रोपोनाइक एसिड। अच्छा, अब अगर इसकी जगह प्रोपेनॉल होता तो क्या डिफरेंस होता उसमें, सोचो। सर अगर एक तो प्रोपेनॉल होता तो उसमें OH की वैल्यू ये नहीं होती, उसके जो OH की वैल्यू है वो थोड़ी बड़ी होती ना, क्योंकि डाटा बुकलेट मुझे बता रहा है कि भाई जो कार्बो उसका जो OH है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू जो है ना वो इससे बड़ी है। द OH हैज अ वैल्यू ऑफ 1300 टू 3600, और उसके अंदर ये C डबल बॉन्ड O वाली पीक भी नहीं होती। ठीक है, वो तो कार्बोक्सिलिक की पीक है ना। तो दो फर्क होते हैं, देखो इसके दो मार्क इन दो फर्कों के। तो आपको फुली डिस्क्राइब करना होता है डिफरेंस, ये नहीं कि एक बात करके आ गए। तो देखो, तो पहले मैंने इसके आंसर के अंदर दो बातें लिखी हुई हैं। देयर विल बी नो पीक बिटवीन 76 ये 1670 एंड 1740। क्यों? ये किसकी पीक थी? C डबल बॉन्ड O की। उसमें तो नहीं है ना अल्कोहल में C डबल बॉन्ड O। ठीक है, बिकॉज ऑफ C डबल बॉन्ड O। और दूसरा, उसमें जो पीक होती OH की वो कहां होती? देयर विल बी अ पीक बिटवीन दिस, ठीक है, ऑफ OH। तो ये आपके दो मार्क के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। आया समझ में इसका आंसर कैसे किया मैंने? पक्का क्लियर हुआ? चलो अगला सवाल देखो। अब कोशिश करो सवाल, आई होप, असल में ये मसला है मैंने इसकी तस्वीरें ली हुई है ना, तो हाँ ये ठीक है, ये आप कर सकते हैं। लेट्स सी, एसिटोइन एंड डाइएसिटाइल आर द टू कंपाउंड्स, उसका स्केलेटल फॉर्मूला बना हुआ है। उसने कहा सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक नेम का जो हमने पढ़े हैं ना सारे IUPAC, वो सिस्टमैटिक नेम ही होते हैं। उसने कहा इसका सिस्टमैटिक नेम बताओ एसिटोइन का, यानी हमने जो नेमिंग की है उस हिसाब से बताइए ये क्या होना चाहिए। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, नंबरिंग कहां से करनी है, ये वही वाला प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। कौन से दो फंक्शनल ग्रुप हैं? अल्कोहल एंड कीटोन, कार्बोनाइल। नंबरिंग कहां से करूं? प्रायोरिटी नहीं याद की अभी तक? किसका, कौन सा डबल बॉन्ड? कार्बोनाइल का। जी सही कह रही हैं सर। इसको अगर मैं रीड्रॉ करूं तो ये, इसको मैं रीड्रॉ करके अपनी आसानी के लिए जरा ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। ये है ना, ये नंबरिंग आप यहां से करेंगे, ये यूं है, यूं है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा हुआ है? नहीं 4 पे, सॉरी, हाँ ये सही, अभी ठीक है। 3 पे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन। याद है प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स ना? तो हमने उस कोने से नंबरिंग करनी है जहां से प्रायोरिटी ग्रुप करीब है। तो C डबल बॉन्ड O प्रायोरिटी है, तो हमने उसलिए नंबरिंग उस कोने से शुरू की जहां से C डबल बॉन्ड O करीब है। ठीक है, और फिर जो दूसरा होता है मैंने आपसे कहा था वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होता है, तो वो आपके पास 3 हाइड्रोक्सी और फिर ब्यूटेन 2 ऑन। ओके चलो, आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसिटोन टू डाइएसिटाइल। सर क्या फर्क है दोनों में? उसका जो OH है वो C डबल बॉन्ड O में, वो जो OH है वो सेकेंडरी अल्कोहल है ना? पक्का? सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट किया है?
कीटोन में ऑक्सीडेशन की है, और उसकी या तो एसिडिफाइड KNO4 या एसिडिफाइड K2Cr2 के साथ हीट करते हैं। ठीक है, हीट अंडर हीट भी लिखोगे तो मिल जाएगा मार्क्स, इसमें रिफ्लक्स जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, हीट भी करोगे तो मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इस पार्ट के लिए तो लिया नहीं था सवाल, मैंने तो इस पार्ट के लिए लिया था सवाल। आपको उसने कहा हुआ है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटोइन इज शोन, एसिटोइन का दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक से कर देता हूं। सवाल ये है, explain the main features of the spectrum with reference to the peaks with wave numbers greater than 1500। तो सवाल में खुद ही उसने कह दिया 1500 से आगे। ठीक है, अगला पार्ट है state explain how the infrared spectrum of diacetyl would differ from infrared spectrum of acetylene। चलो पहले वाला करते हैं, 3 मार्क का। सर पहले तो जरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक दफा देख लें, स्पेक्ट्रम देख लें। अच्छा, स्पेक्ट्रम के अंदर तुम्हारे पास अच्छा पहले, अच्छा एक स्पेक्ट्रम पे बाद में आते हैं, पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लिया तुमने? एसिटोइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लिया ना? एसिटोइन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक कार्बोनाइल का और एक हाइड्रोक्सी का, और बहुत सारे एल्काइल ग्रुप्स हैं। अच्छा, एल्काइल ग्रुप्स पहले हमारे सिलेबस में होते थे, पुराने सिलेबस में ना एल्काइल की भी पीक बड़ी शौक से होती थी, अब है नहीं, मैं आपको दिखाऊं पुराने सिलेबस में ना, इसमें एल्काइल की पीक्स भी होती थी कहीं देखो एल्काइन देख रहे हो, एक एल्काइन में एल्केन, एल्केन देख रहे हो, एल्केन भी नजर आ रहा है, एल्केन भी नजर आ रहा है। इन्होंने नई में आपकी जिंदगी आसान कर दी है, आप जरा खुश नसीब है, आपको सिंप्लीफाइड डाटा बुकलेट मिली है। अब जो डाटा बुकलेट है ना उसमें एल्केन वेल्केन हटा दिए हैं, तो अब का आंसर और पिछले वाले का आंसर में थोड़ा फर्क था, तो ये ज़्यादा पुराना सवाल है, तो मैंने पुरानी डाटा बुकलेट के हिसाब से सॉल्व किया हुआ है। एनीवेज, आप लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड आंसर लिखेंगे अब। सर इसमें अगर इसके अंदर कार्बोनाइल है तो कार्बोनाइल की पीक कहाँ आनी चाहिए? 1670 से लेके 1740 तक, और अगर इसके अंदर OH है तो वो पीक कहाँ आनी चाहिए? 3200 से लेकर 3600 तक। डू वी हैव पीक्स? है जी, ये वाली पीक किसकी है? हाइड्रोक्सी की है, और वो जो दूसरी रेड से सर्कल में भी है वो किसकी है? कार्बोनाइल की। ये वाली एक और पीक भी है, ये एल्केन की होती है, लेकिन क्योंकि अब तुम्हारे सिलेबस में एल्केन हट गया है तो जाहिर अब तुम न्यू सिलेबस के हिसाब से इसको आंसर नहीं करोगे। मैंने इसका आंसर जाहिर है पुरानी डाटा बुकलेट के हिसाब से किया हुआ है, तो पुरानी डाटा बुकलेट के हिसाब से द पीक अराउंड 1700 इज ऑफ C डबल बॉन्ड O ऑफ कार्बोनाइल, द पीक अबाउट 3500 इज ऑफ OH ऑफ अल्कोहल। ये वाला पार्ट जो है ना, अब ये तुम नए सिलेबस पे नहीं करोगे। सो द पीक, ये ज़रा पुराने सिलेबस का सवाल था, तो 3 मार्क का था, ये 2 मार्क का आएगा, क्योंकि अब ये वाला उन्होंने हटा ही दिया आपके डाटा बुकलेट से। तो ये वाला पुराने सिलेबस के हिसाब से हम इसको भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एल्काइल ग्रुप्स। अब जा रहे नहीं है तो हम नहीं लिखते। ठीक है, अगला पार्ट। सर हाउ वुड डायएसिटाइल डिफर फ्रॉम दिस? डायएसिटाइल के अंदर तो अब कार्बोनाइल नहीं रहा ना, डायएसिटाइल के अंदर क्या हो गया है? वो सॉरी अल्कोहल नहीं रहा। सो अल्कोहल अगर नहीं रहा डायएसिटाइल में, तो इसका मतलब है किसकी पीक नहीं होगी इसके अंदर? इसके अंदर वो जो OH वाली पीक है वो गायब हो जाएगी ना, तो इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा दूसरा एक और बात, अब इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए ना एक जैसे। सर 2 जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे एक ही जैसे, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे ना रेडिएशन को, क्योंकि एब्जॉर्बेंट डबल हो जाएगी। जाहिर है पहले एक फंक्शनल ग्रुप था C डबल बॉन्ड O का एसिटोइन में, लेकिन डायएसिटाइल में वो 2 C डबल बॉन्ड हो गए, तो इसका देखो आंसर 2 तरीके से लिखते हैं। मोर एब्जॉर्बेंस, दैट इज अ लार्जर पीक एट अबाउट 1700। ये किसकी पीक की बात हो रही है? C डबल बॉन्ड O वाले की। समझ में आया क्यों मोर एब्जॉर्बेंस? क्योंकि 2 पीक्स हो गई हैं, तो डबल एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशन। ठीक है, एंड नो पीक एट अबाउट 3500। किसकी पीक नहीं होगी? OH की पीक नहीं होगी। सबको समझ में आया इसको कैसे आंसर करना है? क्लियर है? ब्रॉड भी बनेगी और डीप, नीचे बहुत नीचे जाती है, बड़ी पीक बनती है। समझ में आ गया सबको? चलो बस ठीक है, आज का काम यहाँ पे खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया है। आप लोग कल अपने साथ, अच्छा कल नहीं,